दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट को पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। आपको बता दूं कि स्टूडेंट को 10 जनवरी तक ये शुल्क जमा करने का समय दिया गया है। इस तारीख तक पैसे नहीं जमा करने वाले विद्यार्थियों का बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह जानकारी के अनुसार 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जहां अब तक बड़ी संख्या में छात्रों का निबंधन एवं परीक्षा शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है। दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। जहां शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास के भी संचालन नहीं होंगे, जहां इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले 8वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था, पर संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को जारी दिशा निर्देश में गुरुवार को यह बदलाव किया गया है। यह आदेश भी 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की दुगनी रफ्तार हो गई है। जब पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 2379 नए केस मिले हैं। इससे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 5785 तक पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। जब पटना में सबसे ज्यादा 1407 नए केस मिले हैं, वहीं गया में 177 और मुजफ्फरपुर में 137 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। जब वहीं बुधवार को कोरोना के 1659 नए मामले सामने आए थे, जबकि मंगलवार को 893 मामले दर्ज किए गए थे। पटना में बुधवार को 1000 का आंकड़ा पार करते हुए 1015 पॉजिटिव केस मिले। जहां वही पटना के बाद गया, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद में कोरोना मरीज मिले हैं। जब पिछले 24 घंटे में गया में 168, मुजफ्फरपुर में 59 और जहानाबाद में 45 मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सुरक्षा में चूक होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को अपनी यात्रा स्थगित करके दिल्ली वापस लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिलाना राज्यों का दायित्व है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रावधानों के अनुसार पंजाब सरकार को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए था। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के साथ साथ बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में है। जब बिहार के सभी जिलों में लगातार कोल्ड डे कंडीशन बना हुआ है और कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक यानी कि आज तक के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सूरज के दर्शन होने की उम्मीद न के बराबर है। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर शहरों में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे जाने की वजह से राजधानी पटना के साथ साथ दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल जैसे शहरों में शीतलहर की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड से सटे कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी पूरे बिहार में कोल्ड डे कंडीशन बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जेलों में कैदियों को ठूस ठूस कर रखा जा रहा है। जब बिहार के सभी 8 केंद्र कारा में क्षमता से 2 गुना 3 गुना कैदी रखे गए हैं। जब 8 सेंट्रल जेल समेत सभी 59 जेलों की बात करें तो फिर कैदियों के रखने की क्षमता 46,669 है, जबकि इन जेलों में 66,007 कैदी रखे गए हैं। जब बेउर सेंट्रल जेल की स्थिति तो और खराब है, वहाँ क्षमता से 234% अधिक कैदी रखे गए हैं। जब इस तरीके से कुल क्षमता से 20,000 अधिक कैदी बिहार के अलग अलग जेलों में बंद है। ये आंकड़ा 31 दिसंबर 2021 तक का है। जब गृह विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें आदर्श केंद्र कारा बेउर में कुल क्षमता 2360 है, लेकिन वर्तमान समय में बेउर जेल में 234% कैदी रखे गए हैं। जब बेउर जेल में कुल कैदियों की संख्या 5534 है, जहाँ इनमें से 5295 पुरुष कैदी और 239 महिला कैदी बंद है। दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से बिहार की आबादी को लेकर नया आंकड़ा जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार की आबादी तकरीबन 15 करोड़ हो गई है।
जब मतदाताओं की तादाद में भी तकरीबन 10 लाख की वृद्धि हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सूची जारी की है, जिससे प्रदेश यानी कि बिहार की जनसंख्या का पता चलता है। आपको बता दें कि साल 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी। इस तरीके से 10 वर्षों में यानी कि 10 सालों में बिहार की जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ 91 लाख 41,337 तक पहुंच गई है। पुरुषों की संख्या 7 करोड़ 54 लाख 93,251 है, जबकि महिलाओं की आबादी 7 करोड़ 36 लाख 48,086 बताई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला में गाड़ी चोर गिरोह ने बीत रहे साल 2021 में गाड़ी चोरी करके लोगों को लाखों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। लगातार किशनगंज शहर से लेकर किशनगंज ग्रामीण क्षेत्र तक पूरे साल गाड़ी चोरी करके चोरों ने पुलिस को चुनौती देता रहा। जहां वही पुलिस के लिए ऐसे सक्रिय चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी करके गाड़ी चोरी पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। बीते साल में 12 माह में चोरों ने किशनगंज जिला से 180 गाड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सिलसिलेवार तरीके से हर माह औसतन 15 गाड़ी चोरी की घटना होती रही है और ऐसे चोरों को पकड़ करके वाहन बरामदगी में पुलिस की उपलब्धि काफी नगण्य रही है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़े पर गौर करें तो बीते साल यानी कि जो साल बीत गया है 2021, उस साल के जनवरी से लेकर नवंबर माह तक 180 गाड़ी चोरी की घटना हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्रियों में कोरोना संक्रमण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और 2 मंत्री बुधवार को संक्रमित पाए गए थे, जब बुधवार की शाम तक एक और मंत्री के संक्रमित होने की खबर सामने आई और अब 2 और मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। जब बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम की तबीयत भी खराब है। ये दोनों भी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। बिहार के अब तक के जितने भी मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान वाले कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 4 जनवरी को औरंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शामिल होने वाले मंत्रियों में से केवल एक मंत्री ही अब तक कोरोना नेगेटिव है। जब बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, जबकि औरंगाबाद के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मंत्री सुनील कुमार, अमरेंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार सुमन, जनक राम संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों बड़ी खबर नालंदा से है, जहां बाजार समिति में भीषण आग लग गई। जहां आग में 25 दुकानें जलकर खाक हो गई है। जहां इनमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। जहां इस आग की वजह से दर्जनों परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां आग लगी कि ये घटना लहरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर बाजार समिति से हुई है, जहाँ शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते 25 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और सूचना के बाद जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक दुकान और सामान जलकर खाक हो चुका था, राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि दुकान में सोए हुए लोग शोर सुनकर पहले ही निकल गए, नहीं तो फिर उनकी भी जान जा सकती थी। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह थी कि दूर दूर तक उसकी लपेटें नजर आ रही थी। आग लगे से करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। जब बिहार के अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए बिहार के कई जिलों में मास्क की जबरदस्त चेकिंग चल रही है। बिना मास्क दिखाई देने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में जगह जगह स्थानों पर मास्क चेकिंग किया जा रहा है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले पर गाड़ी जब्त की जाएगी। इसीलिए सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक पर झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को यदि हिंदुस्तान में खतरा है तो वे पाकिस्तान चले जाए। यह पंजाबियों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। इरफान अंसारी ये भी कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षा व्यवस्था है, भला कौन उन्हें मारेगा। जब पंजाब में जाकर पंजाबियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने कहा है कि पंजाबियों पर लग रहे आरोप
को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। इरफान अंसारी ने बीजेपी के लोगों को भी हिंदुस्तान छोड़ने की बात कही है। जब इरफान अंसारी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसे देखकर यह नहीं लग रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने आपको पीएम बनाया है और वे कह रहे हैं कि उनके जान को खतरा है, जबकि वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर काफी दूर था। हालांकि इरफान अंसारी ये भी कहते दिखे कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वे प्रधानमंत्री को छू ले। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया के जिस बहुचर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड में बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का नाम आया था, उससे जुड़ी एक और युवक की आज हत्या कर दी गई है। रिंटू सिंह के बेहद करीबी नीरज झा को गुरुवार को बीच सड़क पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। हत्या के इस वारदात को पूर्णिया के केहटा थाना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया है। जब पूर्णिया के कॉलेज रोड में नीरज झा पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जब गोली लगने के बाद नीरज झा सड़क पर गिर पड़े और अपराधियों को जब यकीन हो गया कि वे जिंदा नहीं हैं तो फिर वे आराम से वहां से निकल गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि नीरज झा रिंटू सिंह का खास आदमी था और उसका सारा काम देखा करता था। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल के समय में आधार कार्ड एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स बन गया है जो सबसे ज़्यादा काम में आता है। जब बैंक में खाता खुलवाने से लेकर गैस सब्सिडी के लिए फॉर्म भरने तक हर काम में आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आपको भी कभी न कभी आधार कार्ड सेंटर पर जाना पड़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधार कार्ड सेंटर को खोलकर अच्छी खासी कमाई भी की जा सकती है? जी हाँ, यहाँ हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड सेंटर कैसे खोले जाते हैं और इनके लिए क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। आधार कार्ड केंद्र की फ्रेंचाइजी के लिए लाइसेंस की परीक्षा पास करनी होगी। आधार कार्ड केंद्र खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है और ये लेने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है। जो भी आधार केंद्र खोलना चाहता है उसे UIDAI की परीक्षा पास करनी होगी। एग्जाम पास करने के बाद ही उसे UIDAI सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट पास होने के बाद आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में अप्लाई करना होगा। लाइसेंस लेना चाहते हैं तो फिर आप पहले NSEIT पोर्टल पर जाएं और अपनी लॉगिन आईडी बनाएं। लॉगिन आईडी बनाने के बाद आपको यहीं से सारा कुछ फॉलो करना होगा। जो भी प्रक्रिया सामने आएगी उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप आधार कार्ड सेंटर खोल पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आज के समय में कैश निकालना हो या फिर शॉपिंग करना हो, अधिकतर लोग बड़े स्तर पर डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का यूज करते हैं। इससे लोगों का जीवन आसान बना दिया है और कैश कैरी करने की जरूरत समाप्त हो गई है। जब दूसरी ओर ATM के कारण एक झटके में कंगाल हो जाने का रिस्क भी बढ़ गया है। जी हाँ, थोड़ी सी गलती हुई और आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए कुछ आसान आदतें अपना लेने की जरूरत है, जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। तो फ्रॉड करने वाले जालसाज आपकी मेहनत की कमाई को चूना लगाने के लिए तरह तरह के तरीकम अपनाते हैं। कई बार जालसाज मददगार बनकर आते हैं। इस बात की गांठ बांध ले कि ATM के अंदर कभी भी किसी अजनबी की मदद नहीं ले। कोई परेशानी आ रही हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बैंक के गार्ड से पूछ ले। अनजान आदमी कोई ठग हो सकता है और वे आपकी मदद के नाम पर अकाउंट से पैसे उड़ा ले सकता है। आजकल ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जालसाज कार्ड का क्लोन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ATM कार्ड वाले स्लॉट में स्कीमर नाम की डिवाइस लगा देते हैं। इस डिवाइस में आपके कार्ड का सारा डेटा स्टोर हो जाता है। जब जालसाज इस डेटा से आपके कार्ड का क्लोन तैयार करते हैं और फिर आपको चपत लगा देते हैं। इसके अलावा कई बार ठग कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए ऐसे ATM का इस्तेमाल करें जिसमें कैमरा लगा हो और भीड़ भाड़ वाले जगह पर हो। ठगी के ऐसे मामलों में ज्यादातर ऐसे ATM इस्तेमाल किए गए हैं जो सुनसान जगहों पर थे या फिर जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कई बार अनजान कॉलर बैंक का अधिकारी बनकर के ग्राहकों को फोन करता है और जानकारी चुराने का प्रयास करता है। ध्यान देने की जरूरत यह है कि बैंक कभी भी आपसे OTP, CVV या फिर कार्ड से जुड़ी कोई अन्य जानकारी फोन पर नहीं मांगता है। OTP, CVV या फिर कोड की कोई जानकारी फोन पर शेयर करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही आपको अपने ATM पिन समय समय पर बदलते रहना जरूरी है। सभी बैंक ग्राहकों को इस बारे में जागरूक करते रहते हैं। जब बैंक लगातार ATM कार्ड को ज्यादा सिक्योर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। चिप वाले कार्ड इसी बात को ध्यान में रखकर शुरू किए गए हैं। अगर आपका बैंक आपको कार्ड अपग्रेड करने के लिए कहता है तो फिर अपने ब्रांच जाकर के ये काम जरूर कर लें। बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स वाले कार्ड से ठगी कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह को
स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का मामला अब विवादों में घिर गया है। बिहार के पूर्व आईपीएस ने बिहार कैबिनेट के इस फैसले को स्वाधीनता सेनानी घोटाला करार देते हुए राज्यपाल से मामले में दखल देने की मांग की है। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायरमेंट ले चुके अमिताभ कुमार दास ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूं। देश की आजादी में पिछले कई सालों से कविराज राम लखन सिंह का योगदान को लेकर जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनके योगदान की जानकारी नहीं मिली है। यहां तक कि गूगल भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका है। आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपने लेटर में इसे स्वाधीनता सेनानी घोटाला बताया है। जहां उन्होंने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री के पिता को जबरदस्ती स्वाधीनता सेनानी बनाया जा रहा है। जहां अमिताभ दास ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर ये मांग की है कि आजादी की लड़ाई में कविराज राम लखन सिंह का क्या योगदान था, इसके बारे में राज्य सरकार से पूर्ण विवरण मांगा जाए, जिससे पूरी जानकारी सामने आ सके। आपको बता दें कि बुधवार को बिहार कैबिनेट की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह की स्वतंत्रता सेनानी करार देते हुए आगामी 17 जनवरी को उनकी प्रतिमा पर राजकीय समारोह आयोजन करने का फैसला किया है, लेकिन अब ये विवादों में घिर गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम मोदी का पंजाब में फजीहत हुआ तो फिर सियासत गर्मा गई है। जब बिहार में इस मामले को लेकर तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इनमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो भी घटना हुई है उसमें एसपी जी और पहले मोदी जी के चेले अमित शाह इस जांच के घेरे में आएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि क्या अमित शाह और एसपी जी को पंजाब की हालात के बारे में नहीं पता था? 900 किसान मरे हैं तो भारत के किसानों में अभी तक प्रधानमंत्री को लेकर कितना गुस्सा होगा, ये समझा जा सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि पंजाब की जनता प्रधानमंत्री को ना देखना चाहती है और ना ही सुनना चाहती है, न महसूस करना चाहती है। अब कार्यक्रम में जनता को नहीं आने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया बहाना ढूंढ लिया। हर चीजों को बीजेपी ने जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है वह प्रधानमंत्री की गरिमा की तरह नहीं है। जब पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री ने एसपी जी की बातों को दरकिनार करके वहां गए, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने से जांच होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि देश में सड़कों समेत मूलभूत ढांचे के निर्माण के मामले में क्रांति आ गई है और अब मुल्क को यानी कि देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मूलभूत ढांचे के निर्माण के मामले में सारे भारत में एक नई क्रांति आ गई है और दुनिया में जो भी देश धनवान हुए हैं उनके पीछे सबसे बड़ा राज यही रहा है। जब भारत को भी दुनिया में सुपर इकोनॉमिक पावर बनने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत में सड़क निर्माण का इतिहास देखें तो फिर पाएंगे कि प्रतिदिन 5 से 8 किलोमीटर ही सड़कों का निर्माण होता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हर दिन 30 से 40 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण हो रहा है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार फैसला लें, आरजेडी उनके साथ है। हालांकि जगदानंद सिंह एक सियासी मसले पर नीतीश कुमार को फैसला लेने को कह रहे हैं और उसमें साथ देने का भरोसा भी दिला रहे हैं। जब मामला जातिगत जनगणना का है, नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वे बिहार में अपने स्तर से जातिगत जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से सहमति नहीं आई है। जब वे बीजेपी की सहमति मिलने के बाद सभी दलों की बैठक में बुलाएंगे। नीतीश कुमार ने संकेतों में ही बीजेपी को जातिगत जनगणना रोकने का जिम्मेदार ठहराया है। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पहले ही जातिगत जनगणना को लेकर मना कर चुकी है। जब केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर राज्य जो चाहे तो फिर अपने स्तर से जातिगत जनगणना करा सकती है, फिर नीतीश कुमार फैसला लेने में देर क्यों कर रहे हैं? आरजेडी तो शुरू से ही जातिगत जनगणना को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है, फिर नीतीश कुमार को देर क्यों करनी चाहिए? जातिगत जनगणना को लेकर बिहार का सबसे बड़ा दल उनका समर्थन करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीते महीनों भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाकर चर्चा में आए धानुआ गांव निवासी एहसान राव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भी भारत माता की जयकारे लगाए। एहसान राव का इन दिनों जिले में विभिन्न क्षेत्रों में लोग खूब स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कई उलेमाओं ने इनकी निंदा करते हुए उन्हें तौबा करने की सलाह दी है, लेकिन एहसान राव दो तुक कहते हुए कहा कि भारत के हर नागरिक को भारत माता का जयकारा लगाना ही चाहिए। सहारनपुर के तीतरो क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव
गांव पड़ता है धानुआ। जब भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री एहसान राव का ये पैतृक गांव है। जब एहसान राव तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने बीते 2 दिसंबर को सहारनपुर में समकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भारत माता के जयकारे लगाते हुए जय श्री राम का उद्वेश किया था, यानी कि नारा लगाया था। उस संबंध में उनका एक वीडियो भी उन दिनों खूब वायरल हुआ था, जहां हालांकि कई उलेमाओं ने इसकी निंदा की थी, जहां एहसान राव को धमकियां भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश तोमर को प्रार्थना पत्र लिख करके सुरक्षा मांगी थी। उन्हें एक सुरक्षा कर्मी प्रदान किया गया है। जहां एहसान राव कहते हैं कि भारत माता के जयकारे लगाना कोई गुनाह नहीं है, जहां उनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। जहां उसके बाद कुछ और दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार समेत देश भर के शिक्षकों की भूमिका बदलेगी। जब खास तौर से स्कूली शिक्षकों की, वे अब शिक्षक ही नहीं बल्कि मेंटर की भूमिका निभाएंगे। जब बच्चों को पढ़ाने पर नहीं बल्कि अब सिखाने पर जोर देंगे। अब तक सरकारी स्कूलों के शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकों के पाठ को ही पढ़ाने और फिर सिलेबस पूरा करने पर जोर देते रहे हैं, लेकिन नई परिकल्पना के तहत इन्हें बच्चों का साथी, दोस्त, शुभचिंतक, अभिभावक और एक कुशल गाइड बनकर इसकी खामियों को पहचानना होगा तथा पीठ थपथपाते हुए ज्ञान पथ पर आगे ले जाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शोध प्रशिक्षण संस्थान की पहल पर शिक्षकों को बच्चों को मेंटर के रूप में तब्दील करने की मुहिम पर राज्यों ने काम भी शुरू कर दिया है। जब बिहार ने भी इसमें खासा उत्साह दिखाया है। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चों के पास घर और स्कूल दोनों के माहौल अलग हैं। स्कूल आकर उन्हें नए शब्दों से सामना करना पड़ता है। मसलन बात बिहार की करें तो इसे उस उदाहरण से समझा जा सकता है कि घर में नून बोलने वाले बच्चे कक्षा में आकर नमक से परिचय पाते हैं। ऐसे में ज्यादातर बच्चे ठीक से पढ़ाई से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जब वे पिछड़े जाते हैं और फिर करीब 30 से 40% बच्चे बिना भाषा और गणित ज्ञान के अगले कक्षाओं में प्रमोट होते रहते हैं। इस कारण उन्हें कई बार जलील भी होना पड़ता है और तंग आकर वे पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसे की खबर सामने आई है, जहां शहर के सचिन इलाके में केमिकल से भरे टैंकर से केमिकल रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा मजदूरों को दम घुटने की वजह से सूरत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। यह जानकारी के अनुसार ये मामला सचिन इलाके के DIDC का है। इस इलाके में कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं। यही एक केमिकल टैंकर में लीक हो गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले मजदूरों का जहरीली गैस से दम घुटने लगा। गैस इतनी जहरीली थी कि 5 लोगों की वही मौके पर ही जान चली गई। इसके साथ ही कई मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका अभी भी इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को विधान परिषद फ्लैट में अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह सबके बीच सुशील कुमार मोदी को केक खिलाने की होड़ दिखी। हालांकि इस बीच वो ये भी भूल गए कि बिहार सहित पूरे देश में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। नेताओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन किया और न ही ठीक से मास्क पहनते हुए दिखे। इधर जन्मदिन में शामिल होने पहुंचे मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि जन्मदिन मनाया जाए। जहां कैलाशपति मिश्रा के बाद यही हमारे अभिभावक हैं, इसलिए हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया है। जब पूरी तरीके से कोरोना के गाइडलाइन से पालन करते हुए जन्मदिन मनाया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि सभी के चेहरे पर मास्क था। सुशील कुमार मोदी केक काटते हुए कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई लोग बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। जब वहीं काफ़ी धक्का मुक्की भी हो रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नेता ही कोरोना को न्योता दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब सरकार ने कोसी क्षेत्र में गाय, बकरी, मुर्गी और सुअर पालने के लिए बड़ा यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इससे पशुपालकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर बिहार सरकार के अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा लाभुकों को यह अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। जब पहले 10 बकरी, 2 गाय, 10 सुअर, 2 लेयर मुर्गी की यूनिट का प्रावधान था, अब 500 बकरी, 25 बकरा, 100 गाय,
5000 मुर्गी, 100 सुअर का बड़ा बड़ा यूनिट लगाया जाएगा। इसके लिए संबंधित पशुपालकों को अपनी जमीन होना चाहिए। इस योजना के तहत पशुपालकों को 50% अनुदान का भी लाभ दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर गाय और लेयर मुर्गी का पालन से इलाके में अंडा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दूध, अंडा आदि के मामले में भी क्षेत्र आत्मनिर्भर होगा। दूध उत्पादकों को सहकारी समिति से भी जोड़ा जाएगा ताकि आसानी से दूध की बिक्री हो और फिर पशुपालकों को इसका लाभ हो। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर अंडा का उत्पादन होने से जहां स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी जगह पर अंडा भेजकर लाभुक अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जब पहले छोटे छोटे यूनिट लगाने के लिए आवेदन लिया जाता था, अब सरकार ने बड़े पैमाने पर पशुपालन और मुर्गी पालन की रणनीति बनाया है। इससे कोसी इलाके के पशुपालकों को काफी लाभ मिलेगा। इलाके की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि इमारत सरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कार्यवाहक नाजिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी ने बुधवार को कहा है कि छात्रों को सूर्य नमस्कार करने के लिए मजबूर करना संविधान का उल्लंघन है। जब मौलाना ने ये जारी बयान में कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अर्थ है कि इस देश में किसी एक धर्म को संवैधानिक और कानूनी तौर पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जब देश के हर नागरिकों को अपना धर्म और आस्था चुनने और फिर अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि आजादी होगी। केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने पूरे देश को भगवा रंग में रंगाने की कवायद शुरू कर दी है। इस एजेंडे को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है, जो पूरी तरीके से हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व है और प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों को लागू करने का काम शुरू हो गया है। 1 जनवरी से 30 राज्यों के लगभग 30,000 स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू करने और फिर गणतंत्र दिवस पर छात्रों द्वारा सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय उसकी एक कड़ी है। मुफ्ती ने कहा है कि सरकार का यह कदम संविधान के मूल मूल्यों का पूर्ण उल्लंघन है और मुस्लिम छात्रों के लिए अस्वीकार्य है। एक मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी भी जीवित या फिर निर्जीव वस्तुओं की पूजा नहीं कर सकता है। सूर्य को नमस्कार करना सूरज की पूजा करना के ही समान है। मौलाना ने सरकार के इस आदेश को तुरंत वापस लेने और फिर स्कूलों में इसे लागू करने से परहेज करने की मांग की है। जब मुस्लिम छात्रों से अपील की है कि यदि उनके स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम होता है तो फिर वे इस तरह के किसी भी समारोह में शामिल ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक और ताज़ा मामला सामने आया है। जहां झारखंड के गिरिडीह जिले में ईसाई मिशनरी के द्वारा लोगों को जबरन और बहला फुसका करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जहां बेंगाबाद प्रखंड के हेरला गांव में आशा देवी नाम की महिला ने हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया है। अभी वे गुजरात के सूरत में है, जहाँ अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी है। यह जानकारी के मुताबिक आशा देवी अभी तक कई लोगों को ईसाई धर्म की ओर ला चुकी है। इस बीच आशा देवी के दामाद दशरथ कुमार ने अपनी सास आशा देवी पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दामाद ने आरोप लगाया है कि पहले ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, फिर जब नहीं माने तो फिर उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि ईसाई धर्म में आ जाओ, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप अमीर बन जाओगे, कभी भी तबीयत खराब नहीं होगी और पैसे की भी कमी नहीं होगी। हालांकि दशरथ कुमार ने ईसाई धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर आशा देवी की सासू मां ललिता देवी ने बताया है कि हाँ, हमारी बहू आशा देवी ईसाई धर्म को मान रही है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद से उन्हें कई तरह की सुख सुविधाएं मिल रही है। ईसाई धर्म जहां अपनाने से पहले आशा देवी भगवान शंकर की पूजा करती थी, लेकिन अब भगवान की पूजा अर्चना छोड़ करके ईसाई धर्म में चली गई है और ईसाई धर्म को मान रही है, वहीं पर उसी की पूजा करती है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर राजनीतिक तूफान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई को लेकर तैयार है। जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपें। जहां एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने मामले की जाँच के लिए हाई लेवल मीटिंग यानी कि कमेटी बना रखी है। जब पंजाब सरकार ने मामले की जाँच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारियों द्वारा बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने के बाद से पंजाब सरकार घिरी हुई है।
दोस्तों बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर एक युवक ने आत्मदाह करने की धमकी दी है। दरअसल आत्मदाह की धमकी देने वाला युवक पटना जिले के बख्तियारपुर इलाके का रहने वाला है, जहां उसकी धमकी के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा सीएम हाउस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां एक नए मार्ग में स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा की व्यवस्था काफी चाक चौबंद रहती है, लेकिन इस धमकी के बाद सुरक्षा की कमान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य बलों ने संभाल ली है। जहां साथ ही मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ साथ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक युवक ने आत्मदाह के लिए जिलाधिकारी को आवेदन दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया है। यह युवक ने किन कारणों से आत्मदाह की धमकी दी है, इसका पता नहीं लग सका है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। जहां आरजेडी ने इसे सामान्य घटना बताते हुए कहा है कि किसान 1 साल तक सड़क पर फंसे रहे। राजद के किसान प्रकोष्ठ ने कहा है कि जिसने 1 साल तक सड़क पर पड़े रहे, किसानों की सुध नहीं ली, खुद 15 मिनट सड़क पर बिताने पड़े तो फिर आफत के ढोल बजने लगे। आरजेडी ने इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे पीएम की जान की कीमत को आम आदमी की जान के बराबर बता रहे हैं। लालू इसमें कहते हैं कि एक नेता और एक प्रधानमंत्री की जान की जितनी कीमत है, उतना एक आम इंसान की जान की कीमत है। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि अब ये बात किसी अहंकारी को कौन समझाए कि 500 किसानों की जान की कीमत 500 पीएम के बराबर है। इसके लिए उन्हें किसी आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री के लिए मरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में कार ड्राइव के 24 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा निकाली गई है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन करें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कार ड्राइव के 24 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। जहां आयु में छूट की जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हर दिन कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और नई गाइडलाइंस जारी कर दी। जब 6 जनवरी से 21 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, बाजार, जिम, मॉल समेत मंदिरों के लिए सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। जब कई क्षेत्रों में राहत के साथ छूट तो दी गई है, लेकिन मंदिरों के मामले में कोई छूट नहीं है। जब भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिया गया है, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। जब वहीं पटना सिटी में स्थित गुरुद्वारे में भी अहम बैठक हुई और कई निर्णय लिए गए। महावीर मंदिर पटना की बात करें तो यहाँ बुधवार शाम तक ही भक्तों ने पूजा की। जब गुरुवार की सुबह से अब श्रद्धालुओं के मंदिर का पट बंद हो चुका है। वहीं पटना देवी मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ भी पूजा पर रोक है, केवल मंदिर के पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति है। गोपालगंज के थावे, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ और बोध गया में भी अब सन्नाटा पसर गया है। वहीं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 355वीं जयंती भी इस बार सांकेतिक तरीके से मनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों का अब डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के डेटा को ई ऑफिस से जोड़ा जा रहा है। ई ऑफिस से जुड़ने के बाद विद्यार्थी का सारा काम स्कूल से ही हो पाएगा। जहाँ सभी स्कूल के विद्यार्थियों का डेटा सुरक्षित रहे, इसके लिए बोर्ड द्वारा ई ऑफिस बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही बढ़ोतरी दर्ज की जा रही हो, लेकिन अधिकांश मरीजों में हल्के लक्षण हैं। आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। इधर सरकार और स्वास्थ्य विभाग राज्य में यानी कि बिहार में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर गौर करें तो फिर 98% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इधर बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। जीतन राम मांझी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भूमिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कोरोना होने पर अपने जब सांस छोड़ देते हैं तो फिर यही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हमारे अपने से बढ़कर हमारी सेवा करते हैं। सरकार कोरोना से मृत डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को शहीद का दर्जा दे, यही उनका सम्मान होगा। आपको बता दूं कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बिहार के कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ था कि कोरोना के कारण बिहार में ही सबसे अधिक डॉक्टरों की मृत्यु हुई है। इधर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से
हर तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके निधन पर मुआवजे का भी प्रावधान है। हालांकि अब जीतन राम मांझी ने इन्हें यानी कि हेल्थ वर्कर्स को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।